नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। ये जन्म कुंडली जो आपको दिख रही होगी, आप में से ही एक दर्शक की है जो कार्यक्रम मेरा देखते हैं। उन्होंने कंसल्ट किया है, कुछ प्रश्न लिख के भेजा है। इस जन्म कुंडली का लाने का ये उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप भी जो है इस जन्म कुंडली को खोल लीजिएगा या फिर इसी में जो है ग्रहों को देख लीजिएगा, क्या कहती है और किस तरीके से जन्म कुंडली को देखा जाता है। एक अच्छा खासा बिंदु आज मैं आपको बता दूंगा। बाकी तो ये समुंदर है, जितना आप गोता लगाएंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। बहरहाल 7/11/1988 डेट ऑफ बर्थ नोट कर लिए इनकी। 7/11/1988 10:58 सूरत का जन्म है। इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं और एक एक प्रश्न अगर कहा जाए इस जन्म कुंडली में लगाएंगे। और जो प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है, आपके भी होंगे, फला के भी होंगे, और कहीं ना कहीं उन प्रश्नों का जवाब कैसे निकाला जाता है जन्म कुंडली से, उस पर आज बात करेंगे। पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है या लिखा है इन्होंने, ये कुंडली ठीक है। प्रश्न अगर कहा जाए, आचार्य जी काफ़ी सालों से आपका वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। 10 साल से मैं भी ज्योतिष को पढ़ रहा हूँ। अच्छा लगता है ज्योतिष को पढ़ना और वीडियो देखना। धन्यवाद आपको। ये सब वीडियो जो भेज जाते हैं आप ही लोग के लिए भेज जाते हैं कि आप देखिए, सीखिए। पहले के ज़माने में गुरु से, चेले से, सर स्टूडेंट चलता था। अब तो एक वीडियो भेजा, हजारों लाखों लोगों ने देख लिया। इन्होंने लिखा है 2016 से सोना और चांदी की दुकान है। 2016 से, उससे पहले नौकरी करता था। 2021 तक का जो है बहुत अच्छा चला। 2022 से दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है। क्या करूं, काम करूं या बंद कर दूं? अगर बंद कर दूं तो किस चीज़ का? अब देखिए, इन्होंने 2016 में नया काम जो है कहीं ना कहीं डाला। 2016 के बाद मतलब 2017 से इन्होंने कहीं ना कहीं नया काम डाला और 2021 तक जैसा इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा चला। अब क्यों, कैसे, ये समझ लीजिए। पहले बात करते काम की कि ये काम आपके लिए ठीक है कि नहीं है। देखिए, मेटल, कोई भी मेटल हो गया, ठीक है, सोना चांदी कोई भी मेटल हो गया, ये कहीं ना कहीं शनि है मेटल अगर कहा जाए, और कहीं ना कहीं मंगल है। मंगल क्यों है? क्योंकि वो जमीन से निकलता है, चट्टानों से निकलता है, इसलिए मंगल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि 95% लोग कोई मेटल देखने के लिए मंगल को नहीं देखते हैं, और ये गलत है। हवा में से थोड़ा सोना निकल आएगा, हवा में से थोड़ा लोहा आ जाएगा। जमीन, और जमीन तो मंगल है, मंगल को आपको देखना जरूरी है। अब यहां पर अगर मैं कहूं तो मेन ग्रह अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है शनि, देवगुरु बृहस्पति मुख्य ग्रह अगर कहा जाए। देवगुरु बृहस्पति सोने इत्यादि चीजों के लिए कहलाता है। वहीं शनि अगर कहा जाए मेटल है। मंगल अगर कहा जाए जमीन है, जमीन से ही निकलता है ना भाई। और शुक्र अगर कहा जाए सौंदर्य है। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सौंदर्य है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये 4 ग्रह, ये ग्रह अगर कहा जाए तो इशारा देते हैं बल के आधार पे जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं ये दिशा व्यक्ति के लिए ठीक है, एक बात। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए, गुरु, इनकी जन्म कुंडली में गुरु अगर कहा जाए तो डिग्री में 10 डिग्री के आसपास का गुरु। कृतिका, राहु का, सूर्य का नक्षत्र अगर मैं कहूं कृतिका, और कहीं ना कहीं चौथा चरण। अब यहां पर एक चीज तो कंफर्म हो गई कि डिग्री और नवमांश में गुरु, नवमांश में गुरु अगर कहा जाए मीन का, ऐसे में यह कहा जाएगा ये गुरु बलिष्ठ हो गया। गुरु ये बलिष्ठ हो गया। क्यों बलिष्ठ हो गया? सूर्य के नक्षत्र में है, एक बात। वहीं चौथा चरण, पहला चरण और चौथा चरण अगर कहा जाए तो क्रूर ग्रहों के लिए अच्छा कहा गया है। दूसरा चरण और तीसरा चरण अगर कहा जाए प्रेम से संबंधित ग्रहों के लिए अच्छा कहा गया, एक बात। वहीं देवगुरु बृहस्पति का शुक्र को देखना। अब शुक्र इस जन्म कुंडली का एक सेंटर पॉइंट है। कैसे, ये समझिए। बुध और शुक्र का राशि का परिवर्तन होना अपने आप में एक राजयोग है कि कर्म और लाभ का राशि का परिवर्तन। यहां पर शुक्र का नीच भंग हो गया। जैसे इनकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए चंद्र मंगल का योग अगर कहा जाए लक्ष्मी नामक राजयोग, सूर्य बुध अगर कहा जाए तो बुद्धादि योग, सुनफा योग, निजभंग योग जो मैंने ये बताया, निजभंग योग, पराशरी योग गुरु से बनने वाला, अपने आप में एक धन योग है।
वैशी योग भी इसमें है, शनि और राहु से संबंधित, शुक्र से संबंधित वैशी योग भी इसमें है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि राजयोग अच्छी चीज़ है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पढ़ना ग्रहों को, उनके नक्षत्र को, उनके चरण को चाहिए। अब जैसे इनकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए, जैसे मैं इन्हें कॉम्बिनेशन बताया, चलिए कोई बात नहीं, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं शनि की दृष्टि अगर कहा जाए शुक्र पे पड़ेगी, ऐसे में कहा जाएगा धन का स्वामी, तृतीय का स्वामी। थोड़ा सा ऐसे लोग प्रेशराइज होकर काम करते हैं, क्योंकि प्रेशर देने वाला ग्रह अगर कहा जाए शनि है, शनि अगर कहा जाए मेहनत कराने वाला ग्रह है, और शनि की राशि में अगर कहा जाए तो राहु का बैठना मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए तो मंगल अगर कहा जाए ऊर्जा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी जन्म कुंडली में मंगल से संबंध ग्रहों का बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा देता है, एक आदमी के अंदर आग देता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। बहुत सारे लोग इस पे जो है मतभेद होगा, मैं बिल्कुल ही कहूँगा शुक्र मंगल की युति या शुक्र मंगल का संबंध अगर कहा जाए, बहुत सारे लोग केवल काम वासना को ही देखने के लिए करते हैं, और ऐसा बिल्कुल सिरे से मैं नकार रहा हूँ। ठीक है, मंगल अगर कहा जाए पुरुष, शुक्र अगर कहा जाए स्त्री, ठीक है, काम वासना अगर कहा जाए, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन केवल काम वासना के लिए आप इस युति को अगर कहेंगे कि धन के लिए खराब है केवल तो ऐसा नहीं है। अब जैसे इनकी भी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए तो शुक्र पे पढ़ना, शुक्र मंगल की युति, तो ये तो कई तरीके की युद्ध खाता है, मतलब सेक्स से संबंधित चीज़ों में दिमाग अड़ियाना। बाकी आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सेक्स से संबंधित चीज़ों में दिमाग हड़ियाना ये योग बनाता है। ठीक है, बहरहाल अब यहां पर गुरु और शुक्र अगर कहा जाए, शुक्र इनका जो है सेंटर पॉइंट हो गया, जो कि ये दिखाता है कि इससे संबंधित कार्य इनके लिए अच्छा है, मतलब ये कार्य वो कर सकते हैं। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए गुरु की महादशा, और गुरु में शुक्र में जो है 2022 से इनकी स्थितियों में परिवर्तन हुआ, मतलब नीचे गए। और क्यों गए? उस समय पे शनि का गोचर अगर कहा जाए मकर राशि में, और शनि की तीसरी, हालांकि इसमें आपने लिखा है लेकिन मैं कारण आपको बता दे रहा हूं, शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए मंगल और भवन, मतलब जमीन से संबंधित भाव पे पढ़ना, और दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो अपने शत्रु पे पढ़ना, और शत्रु अगर कहा जाए नीच का है। ऐसे में कहा जाएगा कि उस समय पे व्यक्ति कुछ जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में गलत निर्णय लेगा, अपनी दुकान, अपने स्थान का परिवर्तन करेगा, वो व्यक्ति को सूट नहीं करेगी। अगर उस समय पे एक बिंदु ये, और ये बिंदु अगर कहा जाए 99% मैं कहूँगा, हाँ ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि उस समय पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी का काम किया ही किया होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र का अंतर, देवगुरु बृहस्पति की दशा, शनि का गोचर शनि मंगल को देखेगा, ऐसे में कहा जाएगा मंगल एक्टिव हुआ, मंगल ने शुक्र को देखा, शुक्र अगर कहा जाए नीच का, यहाँ पर नीचता करेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए फिर से मंगल, मतलब आमने सामने का एक युद्ध। और शुक्र का नीच, अगर ये शुक्र अगर कहा जाए तो तुला का होता है या मीन का होता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस समय की प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा फलेगी, इस समय की प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा फलेगी, तब ये कहा जाता। अभी ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं इस समय की प्रॉपर्टी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होगी, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये स्थान का परिवर्तन या ये प्रॉपर्टी खरीदी, तो क्या मैं इसको बेच दूं उसके बाद ही मेरा भला होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये दोष अगर कहा जाए, जैसे शनि का दोष, ठीक है, मकर राशि में, उसके बाद कुंभ राशि में, ठीक है, ये हो गया 5 साल, 2.5 साल एक राशि में रहता है, 5 साल का पीरियड हो गया, अब मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो ये कहा जाएगा इसका दोष खत्म, एक ज्योतिषी सलाह के अनुसार। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए एक अलग विषय है कि बेच देते हैं, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब होगा। लेकिन एक ज्योतिषी जब ग्रहों के आधार पर देखेगा तो भैया ये टाइम फ्रेम इसका ख़त्म हो रहा है और चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। एक नॉर्मल ज्योतिषी ये कहेगा कि नहीं ठीक है, आप इसको बेच दो, आप इसको बेच दो, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अरे भैया ठीक हो जाएंगी होने के लिए समय, दशाएं, नक्षत्र इस समय पे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति की चीजें अब ठीक होने जा रही हैं। ठीक है, इस समय पे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति की चीजें ठीक होने जा रही, बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय पे प्रयास करेगा, मंगल के ऊपर गोचर शनि का चल रहा है, मौजूदा समय पे बिक तो जाएगा लेकिन औने पौने दाम पे बिकेगी और बेचने का कोई फायदा है नहीं। एक बार मौजूदा समय पे मंगल के ऊपर गोचर है,
ठीक है, ये दिखाता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में लाभ, वहां पर नुकसान, अब यहां पर लाभ। वहीं देवगुरु बृहस्पति के ऊपर गोचर है, जैसे आपने पूछा है कि कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, कोई दिक्कत मुझे लाइफ में तो नहीं होगी। इसके अलावा पूछा आपने धन स्वास्थ्य के बारे में, तो मैं सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बता रहा हूं। अब रही कर्ज की बात, शुक्र इसका मालिक, शुक्र नीच का है। ऐसे में कहा जाएगा कभी भी कोई स्त्री, महिला, ठीक है, महिला और खासकर कम उम्र की महिला, राहु से संबंध होता तो ये कहा जाता ज्यादा उम्र की महिला, शनि से संबंध होता तो ये कहा जाता कि हम उम्र, ठीक है, मंगल से पूरा संबंध और मंगल बलिष्ठ है तो ऐसे में कहा जाएगा अपनी उम्र से 1-2 साल छोटी उम्र की महिला से हमेशा दूरी बना के चलिएगा कर्म क्षेत्र में। और किसी प्रकार का कोई उधार लेन देन या किसी महिला के कहने पे कोई धन मत लगाइएगा। बाहर की महिला की मैं बात कर रहा हूं, घर की महिला की बात नहीं कर रहा हूं। गुरु इनका अगर कहा जाए तो कृतिका नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र है, 9 डिग्री 26 कला पे, भाग्येश है नक्षत्र, मैंने सारी चीजें बताई। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का कर्जा 2026 में उतर जाएगा। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो इनकी देवगुरु बृहस्पति में चंद्रमा की दशा चल रही है, इसके बाद मंगल की दशा लगेगी जो कि अगले साल, और 2026 अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीजों में व्यक्ति को रिलीफ मिल जाएगा। एक बात, अब यहां पर एक चीज और सामान्य सी बात है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हमेशा अपने मन पे कंट्रोल करके चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशराइज होंगे जिसके कारण कहीं ना कहीं काम धाम पे असर पड़ेगा। देखो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके मत काम किया करो। जैसे साल 2025, 26, 27 दोबारा से आपके स्टैंड करने का समय है। ये शनि और दशाएं अगर कहा जाए दिखा दिया। देखिए एक चीज़ समझिए, शनि का गोचर, गुरु का गोचर, शनि का गोचर, गुरु, सभी का गोचर थोड़ा थोड़ा असर होता है, लेकिन शनि का गोचर, राहु केतु का गोचर, गुरु का गोचर जरूर देखा करिए। मैं ये चीज जानता हूं कि 99% लोग अगर कहा जाए केवल दशा को ही देख के प्रिडिक्ट करते हैं, गोचर देखना उन्होंने नहीं सीखा। ज्यादातर लोग आज की डेट में अगर कहा जाए फेसबुक और यूट्यूब से सीख के जो है बैठ जाते हैं। अगर आप कहीं संस्था में किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़े होंगे या किसी गुरु से पढ़े होंगे तो उन्होंने सिखाया होगा। वैसे लोग आज की डेट में अगर कहा जाए कम है, ठीक है। तो गोचर जरूर देखा करिए। गोचर का असर अगर कहा जाए शनि और गुरु, ठीक है, शनि और गुरु। अब मान लीजिए शनि के कारण गोचर में दिख रहा है कि व्यक्ति को हार्ट की समस्या, और दशाएं अगर कहा जाए नहीं दिखा रही हैं, दशाएं इस टाइप से कोई, तो उसके हार्ट में मतलब गैस चढ़ेगी और छाती में हल्का हल्का पेन सा होगा, बीच बीच में, हरदम नहीं, बीच बीच में। लेकिन उस पेन को केवल हम ये कहेंगे कि गैस के कारण पेन हो रहा था, गैस के कारण, ना कि ब्लड के कारण। ब्लड में भी जो है बबल्स आते हैं ना, बबल्स, ठीक है, उसके कारण। और वहीं पे अगर दशा फिर बैठ जाती और गोचर तो लगा ही था तो व्यक्ति के हार्ट पे असर पड़ जाता। इसलिए गोचर जरूर देखा करिए। बहरहाल एक बात, दूसरी चीज काम की अगर मैं बात करूं, देखो जैसे मंगल और शुक्र, चंद्रमा जहां पर भी बैठता है उस भाव से संबंधित चीजों में, अब जैसे मान लीजिए इनका 10वें भाव में बैठा है, कभी भी इनका मन नहीं लगेगा। हमेशा ये लगेगा कि कितना भी मैं प्लान करता हूं, कितनी भी प्लानिंग करता हूं, प्लानिंग धरी धरी रह जाती है, अचानक से मेरी चीजें चढ़ जाती हैं, अचानक से मेरी चीजें बन जाती हैं, और जो मैं प्लानिंग किया था वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। अब मान लीजिए चंद्रमा किसी का यहां बैठा है, कितनी भी प्लानिंग कर ले अपने जीवन साथी के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। इस जगह पे तो बल मिलता है, लेकिन चंद्रमा जहां बैठता है वह प्लानिंग नहीं हो पाती, संतुष्टि नहीं मिल पाती। अगर चंद्रमा सप्तम में बैठा है, विवाह से संबंधित चीजों में व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण असंतुष्टि। अब मंगल और शुक्र अगर कहा जाए तो यहां पर व्यक्ति को रेंटल प्रॉपर्टी, मंगल और शुक्र अगर कहा जाए तो पेट्रोल पंप से संबंधित काम व्यक्ति को देगा ही देगा, ये तय है, ये काम आपके जीवन में जुड़ेगा। जमीन से संबंधित लाभ देगा ही देगा, ये तय है। लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी का काम ना करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में लाभ कमाते हैं। अब जैसे 2021 वाली प्रॉपर्टी आपने लिखा नहीं है, लेकिन इसमें मुझे दिख रहा है कि साफ साफ प्रॉपर्टी ली होगी, या कोई अपने शॉप को जो है अपनी प्रॉपर्टी लेके उसमें जो है कन्वर्ट किया होगा। ऐसा नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी आपको लाभ देगी, लेकिन
इस समय की प्रॉपर्टी अत्यंत लाभ देगी। तो ऐसे में कहा जाएगा ये काम व्यक्ति करेगा और इसमें लाभ कमाएगा। कई तरीके से उसको देखा जाएगा। मोटा मोटा मैंने आपको बताया, नक्षत्र देखिए, चरण देखिए, कहाँ बैठा है। चंद्रमा से अगर कहा जाए मंगल की दूरी, चंद्रमा से अगर कहा जाए लाभ की दूरी, चंद्रमा से अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की दूरी, कई जगहों से लगन से देखना पड़ेगा। ठीक है, लगन से। बस एक चीज का ध्यान रखिए, कभी भी गोचर, जैसे कोई भी गोचर हो, अब जैसे इस समय पे यहां पर गोचर कर रहा शनि, तो इसका प्रभाव इस शनि को भी एक्टिवेट करेगा। अब इससे होगा क्या, ये व्यवसाय, गोचर के शनि ने इस शनि को देखा, ठीक है, और इस शनि ने इनके व्यवसाय को देखा। यहां से अगर कहा जाए तो इस पे भी असर पड़ा, क्योंकि दशम दृष्टि से लगन कुंडली के शनि ने देखा। ऐसे में कहा जाएगा कि दोहरा शनि का गोचर, दोहरा शनि का गोचर व्यक्ति को नए कामों की शुरुआत और कुछ काम जो चल रहे थे जिसमें बाधाएं आ रही थी, व्यक्ति तेजी से राइज करेगा, व्यक्ति तेजी से राइज करेगा। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी चीज, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर गोचर हो रहा है मान लीजिए, तो सूर्य पे गोचर का मतलब सूर्य उसका शत्रु है, तो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा। तो गोचर का कहने का मतलब यह है कि जिस अगर 5 ग्रह बैठे हैं और उसके ऊपर शनि का गोचर है, जो शत्रु होगा उसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाएगा। उसके बाद अगर कहा जाए जिस ग्रह को देख रहा है उसको एक्टिव कर देगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर कहा जाए, जैसे मान लीजिए वृषभ में ही गोचर है, अगर गोचर में गुरु वृषभ में आ रहे हैं तो इस शुक्र को भी एक्टिव करेंगे, शुक्र को भी जो है कहीं ना कहीं लगा देंगे काम पे, शुक्र भी एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद शुक्र भी इधर देखने लग जाएगा सप्तम दृष्टि से। तो ऐसा नहीं है केवल जो है ये भाव को देखता है, ये बहुत डीप चीज़ है और इसको सीखना और इसको प्रैक्टिस करिए और इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब इनके स्वास्थ्य की बात करें, गुरु के कारण स्वास्थ्य से संबंधित कोई दोष नहीं है। सूर्य अगर कहा जाए नक्षत्र में है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर कहा जाए नवमांश में सूर्य अपने ही घर का है, नवमांश डीप कुंडली है। किसी भी ग्रह का बल देखने के लिए आपको नवमांश में जाना ही पड़ेगा। अगर कोई ग्रह अगर कहा जाए उच्च का है जन्म कुंडली में और नवमांश में नीच का है तो वो सदैव नीच जैसे ही परिणाम देगा। ठीक है, और दूसरी थ्योरी अगर कहा जाए कोई ग्रह नवमांश में जो है उच्च का है लगन कुंडली में, ये तो आपको पता ही होगा कि नीच भंग हो जाएगा। लेकिन ये वाली थ्योरी का भी ध्यान रखिएगा, कम मूड से आपको सुनाई देगी कि अगर कोई जन्म कुंडली में लगन कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है नवमांश में नीच का है तो अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। ये बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेके होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। रही स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई दोष नहीं। वहीं राहु का अगर कहा जाए तो सूर्य को देखना अपने आप में एक अतुल राजयोग है। क्यों ये राजयोग है, देखो इन दोनों का राशि का परिवर्तन अच्छा संकेत। गुरु ने अगर कहा जाए शुक्र चंद्रमा पे दृष्टि डाली, चंद्रमा शुक्र अगर कहा जाए धन का अतिकारक ग्रह कहलाते हैं। मंगल पे दृष्टि शुक्र की, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा अपने साहस से व्यक्ति धन कमाएगा। लक्ष्मी स्थान का मालिक है मंगल, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं संतान और संतान के नाम से काम करना व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सुखों में वृद्धि करेगा, भले ही राहु शत्रु है सूर्य का। मैंने बहुत सारी जन्म कुंडली में देखी कि बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री अगर कहा जाए ग्रहण योग में पैदा हुए, तो इस ग्रहण योग से मत डरिए, ये पितृदोष से मत डरिए, डरने की चीज़ नहीं है। बस उनका संबंध, उनका नक्षत्र, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सही होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो ऐसे बहुत लंबा होता जाएगा, लेकिन समझने के लिए 2 लाइन ही काफ़ी है। बाकी इसको 2-3 बार जो है बढ़िया से देख लीजिएगा, किस तरीके से आपको प्रिडिक्ट करना है आपको समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।